अदालतों की बहाली के हवाले से आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि शोधा के लवाहिकीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आकर उन्होंने अपने एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और बताया था कि वो एक पिटीशन अपने फोरम के प्लेटफॉर्म से दायर करने जा रहे हैं। तो अब शोधा फोरम की जानिब से बाकायदा तौर पर यह पिटीशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। और इस पिटीशन में जो चंद बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं वो नुकात भी आपके सामने रखते हैं। इसमें कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समात नहीं थीं और फैसले में नहीं बताया गया कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे थे। मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ और हाई कोर्ट्स में इसमें अपील का हक मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अदालत दरखास्त गुजारों को मुतल्लिका फोरम से रुजू का कह सकती थी। और इन्हीं नुकात की बुनियाद पर अब ये फैसला, जिसमें कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में कलअदम करार दिया गया था, उस पर नज़रसानी की जाए और उसको मुअत्तल किया जाए, कलअदम करार दिया जाए और फौजी अदालतों के क़याम को फिर से अमली जामा पहनाया जा सके। तो अब ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से बढ़ती है। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। तो राजा साहब, आज ये बाकायदा पिटीशन दायर कर दी गई है, कितनी अहमियत है इस पिटीशन की और जो शोधा के लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ है, जो शोधा फोरम के इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जो इस वक्त गम व गुस्सा है, इन मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब जहांगीर साहब, गुजारिश इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 23 अक्टूबर 2023 को, जो अक्सरियती फैसला था 4-1 की कसरत से आया, वो अभी तक डिटेल जजमेंट की सूरत में सामने नहीं आ सका। उसमें रीजनिंग अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सकी, शॉर्ट ऑर्डर है। और उस शॉर्ट ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि 1967 में जो अमेंडमेंट हुई थी आर्मी एक्ट में, उसकी जो क्लास थी 21D1 और D2, उसको उन्होंने, और साथ उसके जो सेक्शन 59 का 4 है आर्मी एक्ट का, दैट वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अल्ट्रा वायरीज तो उस कानून को डिक्लेयर किया जाता है जो बराह रास्त आइन से मुतसादम हो या बुनियादी हकूक पे जद पड़ती हो, शहरियों के बुनियादी हकूक उससे मुतासर होते हों। लेकिन इस जजमेंट में जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौन से बुनियादी हकूक हैं जो मुतासर हो रहे थे शहरियों के या पेटिशनर्स के, जिन पे जद पड़ी, जिन पे ज़रब लग रही थी और जिनकी पामाली के नतीजे में वो कोर्ट में आए। वो रीजनिंग सामने नहीं आई, शॉर्ट ऑर्डर में बाद में आए तो अलग बात है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसने FBI केस है 1975 में वो रिपोर्ट हुआ। ब्रिगेडियर थे वो आर्मी के, तो उनके साथ एक कर्नल साहब भी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था ये जो 1967 की अमेंडमेंट थी इसको, और साथ उन्होंने कहा था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, इसलिए कि मैं ठीक है फौजी हूँ लेकिन मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं सिविलियन हूँ, आई कैन नॉट बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि 21D8 D1 और D2 यानी ये सेक्शन है 2 सेक्शन का 1D और उसका आगे 1 और उसका आगे 2, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के से कहीं मुतसादम नहीं। उस वक्त जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वजूद में आ चुका था। इसके बाद भी मुतअद्दिद फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इम्पोर्टेंट फैसला है वो 2015 का है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें भी 17 जजेस ने, आप देखें कि 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट थी, तो उसमें मेरे ख्याल में 3 या 4 जजेस का फैसला का इख्तिलाफ राय था। बाकी अक्सरियती राय ये थी कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में, और कहीं भी ये जो सेक्शन है, ये जो क्लॉजेस हैं आर्मी एक्ट की आइन से मुतसादम नहीं है। और इसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने शेख लियाकत अली केस में, इस पिटीशन में जो आज दायर हुई है, इसमें रेफरेंस दिया गया शेख लियाकत अली केस का। बहुत सारे और केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टाइम एंड अगेन ये इकरार दे चुकी है कि सिविलियन का ट्रायल
हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है अच्छा, कि अब राजी साहब, चूंकि अभी तफसीली फैसला चूंकि अभी तक इसका नहीं आया, तो ये जो पिटीशन अभी दायर की गई है तो शॉर्ट ऑर्डर के बाद ही जारी की गई, तो कानूनी तौर पर तो कहीं कोई रुकावट इसमें नहीं बनेगी कि अभी तफसीली फैसला आने का इंतजार करें तो उसके बाद हम इस पिटीशन को सुनते हैं, या फिर ये एक रूटीन प्रोसेस है कि किसी केस का तफसीली फैसला आने से पहले ही उसको चैलेंज किया जा सकता है? जी, चैलेंज किया जा सकता है। देखें ना, इसमें जो उसका क्रक्स तो सामने आ गया ना, उन्होंने अल्ट्रा वायरीज यानी उन जो सेक्शन थी 21D 1 को 2 को और 59(4) को सरे से अल्ट्रा वायरीज यानी उसे निकाल दिया किताब से, यानी ओमिट कर दिया, खत्म कर दिया, अल्ट्रा वायरीज करार दे दिया। दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वो उसका क्रक्स सामने आ गया। तो लिहाजा ये है कि वो कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि इस बुनियाद पे कहा जा सके कि डिटेल जजमेंट में तो आपने रीजनिंग देनी होती है, ग्राउंड्स क्या है आपकी, वो 30 दिनों के अंदर अपील करना होती है। तो लिहाजा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसने अपील का हक पहली दफा दिया, यानी ये पहली अपील होगी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इंट्रा कोर्ट अपील हम इसे कहते हैं, कि उसी कोर्ट में उसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाए, उसे इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। ये इंट्रा कोर्ट अपील पहले हाई कोर्ट्स को यानी अवेलेबल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के एक जज का फैसला 2 जजेस के सामने या 2 से ज्यादा जजेस के सामने चैलेंज किया जा सकता है लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पहली दफा ये कानून उस एक्ट ने वजह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच के सामने चैलेंज किया जा सकता है अपील की सूरत में। इससे पहले राजी साहब, ज़ाहिर है जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला होता है तो उस मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील में जा सकते हैं, फिर अभी हम आज ही पढ़ रहे थे कि वो आर्मी चीफ के पास भी उनके पास भी वो दरख्वास्त लेकर जाई जा सकती है। तो जब इतने सारे फोरम्स हैं उस फैसले के को भी चैलेंज करने के और अपील के लिए, तो फिर इस तरह जो अभी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनके सामने फिर ये इस फैसले पर फिर आप क्या कमेंट करेंगे? फिर यह वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन ज़ाहिर है उस पर लोगों का रिएक्शन बड़ा सामने आ रहा है इस वक्त। जी, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत थी। जो शोहदा की पिटीशन है वो अगर आप पढ़ लें, उनकी अपील को पढ़ लें, तो वो सारे हकायक उन्होंने लिख दिए। उन्होंने कहा कि वी आर ग्रेवली डिससैटिस्फाइड एंड एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने अपना इंतहाई कंसर्न शो किया। उन्होंने पहले जो अपनी अपील है उसका आगाज ही कुरान पाक की उस आयत से किया है कि उन्हें मुर्दा मत कहो, जो अल्लाह की राह में मारे थे उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। वो आयत उन्होंने कोट की और इस तरह बाकी भी 2-3 जगहों पे आयात कोट की। फिर उन्होंने तारीखी हवाले दिए, फिर पाकिस्तान के मारूजी हालात और ज़मीनी हकायक को, ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया। तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये कहती हैं कि इस अपील को जल्दी फिक्स करके वो जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का फैसला है और 4 रुकनी बेंच ने इसको अल्ट्रा वायरीज करार दिया, उस फैसले को रिवर्स किया जाए, उसे सेट असाइड किया जाए, ताकि जो शोहदा के वारिस हैं, जो गाजियों के वारिस हैं, और वो हमारे एजेंसियां, हमारे अदारे, वो चाहे आर्मी की सूरत में, पुलिस की सूरत में, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सुकून का सांस ले सकें कि हमारी भी कहीं पे हिफाजत मौजूद है, हमें तोहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी मौजूद है, हमारे साथ भी कहीं पे इंसाफ। और राज साहब, ये आज इस पिटीशन में ये नुक्ता भी बड़ा अहम शामिल है कि अदालत दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का कह सकती थी। तो वो मुतल्लिका फोरम कौन से हैं जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि वहां पर रुजू करने का अदालत की जानिब से कहा जा सकता था? देखिए ना, आप इसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए बगैर आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी अख्तियार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट, कहीं पे भी कि वो किसी कानून को अल्ट्रा वायरीज करार दे दे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक कानून जो 1967 में आया, आज 56 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट, यानी उसे 56 साल हो गया, आप अंदाजा करें, उसके बाद यानी तवातर के साथ सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, हर दौर के अंदर हुआ। पिछला जो इमरान खान का दौर है उसके अंदर भी हुआ, जो इसमें जिन्होंने चैलेंज किया, जिन लोगों ने, उनके दौर के अंदर भी सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। और वो उस वक्त उसके बड़े शदीद किस्म के हामी थे। लेकिन अब चूंकि वो समझते हैं कि शायद
इसकी गिरफ्त में हम आ सकते हैं। जो 9 मई का वाक़या है तो उसकी गिरफ्त में, उसके शिकंजे में हमें कसा जा सकता है। लिहाजा उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और उसे अल्ट्रा वायरस करार दिलवाया। तो मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट एक डिसीजन दे चुकी है, उसे छोटा बेंच उस पर नजरसानी नहीं कर सकता या उस फैसले को रद्द नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी मौजूद है कि एक बड़ा बेंच पहले डिसाइड कर चुका है। सुप्रीम जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है उसे जस्टिफाई कर चुका है, उसे जायज करार दे चुका है। तो फिर एक छोटा बेंच सुप्रीम कोर्ट के माजी में किए गए बड़े बेंच के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। ये कानूनी पोजीशन। अच्छा, तो ये टेक्निकल नुक्ता अदालत को समझाकर इस नुक्ते के जरिए भी मदद मिल सकती है इस डिसीजन को रिवर्स करने में राजा साहब? देखिए, डिसीजन उसमें तो ग्राउंड बहुत सारी उन्होंने ले रखी हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड है जो एजिटेट की गई उस पिटीशन में, उस अपील में। तो ये वैसे हर एक जो कानूनदान है उसे समझ में आती है बात कि जी सुप्रीम कोर्ट का अगर 17 रुकनी बेंच एक केस को डिसाइड कर चुका है 12 या 13 की अक्सरियत से, तो उसे 5 में से 4 अरकान सुप्रीम कोर्ट के उसे रद्द नहीं कर सकते, उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उसे नजरसानी या उसे रिव्यू नहीं कर सकते। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज इन्वॉल्व इन दिस केस। ठीक है, चलें इसके अलावा इम्पोर्टेंट इसमें नुकात उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।